तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी लोगों का स्वागत है, सभी लोगों का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल एसएसटी बाई अनुपम सर पर। और आप सब लोग कैसे हैं? जल्दी से कमेंट करके बताइए सब लोग कैसे हैं। उम्मीद है सब लोग बहुत अच्छे होंगे और सीटेट की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि मैं आप लोग मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, पॉजिटिव वर्ड्स हैं और निगेटिव वर्ड्स हैं। मैंने आप लोगों को एक क्लास में कहा था कि आप लोगों को अगर कोई ऐसी ट्रिक चाहिए कि मतलब पेपर कैसे जल्दी सॉल्व करें और कम टाइम में अगर हमने चैप्टर भी नहीं पढ़ा है तो हम अपने क्वेश्चनों के आंसर को ज़्यादातर कैसे सही कर सकते हैं। तो सब लोगों का कमेंट था कि हाँ, हमें वो वीडियो चाहिए, हमें वो ट्रिक चाहिए कि कैसे हम पेपर को सही कर सकते हैं और कम समय में बेहतर तरीके से जल्दी पेपर को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो आज की वीडियो इसी बेस पर है कि जैसे कुछ लोगों को होता है, पहले से एक बार आपको बता दूं कि कभी-कभी ऐसा होता है कि हमने तैयारी बहुत बढ़िया ढंग से कर रखी होती है, लेकिन एंड टाइम पे हम सारे चैप्टरों का रिवीजन नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी हमें पेपर तो करना ही है। तो पेपर सीटेट का पेपर ही बहुत ही लेंदी आता है, क्वेश्चन बहुत बड़े होते हैं, आंसर बड़े-बड़े होते हैं, इतना समय नहीं होता। कभी-कभी ऐसा होता है कि आता हुआ क्वेश्चन भी छूट जाता है टाइम की कमी के कारण। तो इस वीडियो में आज हम यही सीखेंगे, यही जानेंगे, यही ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे कि हम कम समय में सही क्वेश्चनों को हल करके जल्दी-जल्दी पेपर को कैसे कर सकते हैं समय के अंदर, है ना। तो बिना समय गंवाए क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। और आज जो आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, चलिए तो फिर पहले क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। बीच-बीच में बातें करते रहेंगे कि ये चीज़ें कहाँ प्रयोग होंगी, आपको कैसे प्रयोग करना है ना। तो ये चीज़ देखिए, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला जो आपको दिख रहा है और ज़्यादा उचित यहाँ लिखा हुआ है, ज़्यादा उचित पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड्स जो हैं, यहाँ पर लिखा है संसाधन। पहला क्या है हमारा? संसाधन। संसाधन क्या होते हैं पहले तो ये समझ लेते हैं। पहले ये जान लेते हैं कि अगर ये वर्ड्स कहीं आपको दिख जाए, सकारात्मक वर्ड्स हैं, इन्हें ज़्यादा उचित कह सकते हैं, पॉजिटिव कह सकते हैं। तो ये वर्ड्स जहाँ भी आपको दिख जाए वहाँ पर क्या करना है, आपका आंसर जो होगा वो 99% आंसर हमारा यही सही माने जाते हैं। इसलिए इसमें लिखा है पॉजिटिव वर्ड्स और निगेटिव वर्ड्स भी आगे देखेंगे। पहले पॉजिटिव वर्ड्स को देख लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ संसाधन। संसाधन का प्रयोग हम कैसे करते हैं? जब हम किसी ये अगर ऑप्शन में कहीं दिख जाए संसाधन जैसा वर्ड, आपको कहीं भी ऑप्शन में दिख जाए, वो आंसर हमारा क्या होता है? सही माना जाता है ना। 99% वो आंसर हमारा सही, बिना कुछ देखे तीनों ऑप्शन को। एक बार ऐसा नहीं है कि बिना ऑप्शन को देखे, एक बार नजर डालनी है, लेकिन अगर संसाधन दिख जाए आपको तो बिना कुछ सोचे समझे हमारा यही ऑप्शन जो होगा वो सही माना जाएगा। तो संसाधन क्या होते हैं ये जान लेते हैं। संसाधन का प्रयोग करते हुए अगर हम बच्चे को शिक्षा देते हैं तो ये चीजें हमारी बहुत अच्छा कारगर साबित होती है जब संसाधन को प्रयोग करके। जैसे संसाधन में क्या आता है हमारे, ये देख लेते हैं। जैसे हमारा आता है टीएलएम आता है, शिक्षण गतिविधियां आती हैं। क्या आती हैं? गतिविधि आती हैं, गतिविधि आती हैं। क्योंकि जो हमारे बच्चे होते हैं वो इतने बड़े क्लास को नहीं पढ़ाते। हम 1 to 8 अगर समझे तो 1 to 8 जो बच्चा होता है वो हमारा क्या है, गतिविधियों के मतलब सीख सकता है गतिविधियों के माध्यम से, टीएलएम के माध्यम से, प्रोजेक्टर के माध्यम से, और जो भी हमारे पास उस समय संसाधन उपलब्ध होगा। क्योंकि हर बच्चा अपने अपने में विभिन्न है ना। तो सबको विभिन्न पद्धतियों के माध्यम से या विभिन्न संसाधनों के माध्यम से हम देंगे। चाहे प्रतिभाशाली बच्चा हो या मंदबुद्धि हो या सामान्य बालक हो या जड़ बुद्धि हो, कोई भी प्रकार का बच्चा हमारी क्लास में हो सकता है। और हमें सबको साथ लेके यानी कि समावेशी कक्षा बना के चलना है। तो यहाँ पर हम संसाधनों का प्रयोग करेंगे शिक्षण गतिविधि में। और अगला पॉइंट जो है हमारा वो क्या है? व्यक्तिगत विभिन्नता है। व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार हमें शिक्षा देना है। ये ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम व्यक्तिगत विभिन्नता अगर कहीं दिख जाए आपको ऑप्शन में, तो ये ऑप्शन हमेशा सही माना जाता है। क्योंकि हमारे क्लास में क्या होता है, क्लास हो या कहीं भी आप देखते हो, हर मतलब विभिन्नता किसी भी प्रकार की हो सकती है। शारीरिक हो सकती है, मानसिक हो सकती है। शारीरिक तौर पे अगर देखेंगे तो कोई काला होगा, कोई गोरा होगा, छोटा होगा, किसी की लंबाई ज़्यादा होगी, किसी की कम होगी, ऐसे होती है। और मानसिक तौर पे देखें तो कोई सृजनात्मक होगा, मतलब कोई बच्चा क्रिएटिव होगा, कोई प्रतिभाशाली होगा,
कोई मंदबुद्धि भी हो सकता है, कोई जड़ बुद्धि भी हो सकता है, कोई बहुत जल्दी, आप अगर क्लास में पढ़ा रहे हैं, कोई भी चीज़ आपने देखी होगी, तो कुछ बच्चे होते हैं जैसे किसी को जल्दी समझ में आता है, किसी को थोड़ा देर से समझ में आता है, किसी को दोबारा सीखने की, हम अलग-अलग पद्धतियों का इस्तेमाल करते हैं तब उसके समझ में आता है। तो ये चीज़ें होती हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता हमारी अलग-अलग प्रकार से हम बच्चे को सिखा सकते हैं और इसी प्रकार से हमें हर बच्चे को अलग-अलग तरीके से सिखाना है, अपनी-अपनी तरीके से। ऐसा नहीं हो कि हम केवल प्रतिभाशाली बच्चे को लेके चलेंगे, हम सारे बच्चों को एक साथ लेके चलेंगे, लेकिन विभिन्न पद्धतियों के माध्यम से, जिसको जिस तरह समझ में आ रहा है उसको। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं तो जैसे कि सृजनात्मक बालक है, एक एग्जाम्पल देती हूँ, उससे समझिएगा। जैसे कि एक बच्चा है, अगर स्कूल में, अब मान के चलो स्कूल हो, घर हो, ताले की अगर चाबी खो जाए, तो जो प्रतिभाशाली बच्चा होगा उसका आईक्यू लेवल भले ही ज्यादा है, लेकिन वो क्या करेगा, चाबी की ओर दौड़ेगा कि चाबी मिल जाए किसी भी तरीके से बस। लेकिन अगर सृजनात्मक है, क्रिएटिव हो, तो उससे इस चीज से मतलब नहीं होता है कि चाबी मिल जाए, उसे तो केवल जुगाड़ लगाने, यानी कि ताला कैसे खुलेगा इस बात पे वो जोर देता है, ना कि चाबी ढूंढने पर। ताला किसी और प्रकार से भी खुल सकता है कि नहीं, वो इस बात पे जोर देगा, तो वो होगा क्रिएटिव बालक, है ना। तो हर तरह के बालक, कहने का मतलब, हमारी क्लास में होते हैं। हमें अगर ये ऑप्शन, अगर व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार शिक्षा हम दे रहे हैं, तो वो हमारी सबसे अच्छा ऑप्शन माना जाता है। आगे देखते हैं, विविध अधिगम शैली क्या है, विविध अधिगम शैली। तो विविध अधिगम शैली का मतलब है कि अधिगम मतलब सीखना, क्या होगा, अधिगम मतलब क्या होगा, सीखना, सीखना। विविध अधिगम शैली यानी कि हम अलग अलग तरीके से बच्चे को सिखा सकते हैं, इसका मतलब यही है। इससे ही रिलेटेड है कि मतलब जो पद्धतियों का इस्तेमाल करेंगे या हम जो भी क्लास में वर्क कर रहे हैं, वो हम विविध अधिगम शैली के माध्यम से बच्चों को सिखाएंगे, अलग अलग तरीके से हर बच्चे को हम सिखाएंगे। तो आगे देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है, रुचि के अनुसार शिक्षा देना। रुचि के अनुसार शिक्षा देना, इसे हम कह सकते हैं बाल केंद्रित। क्या कहेंगे, बाल केंद्रित, यानी कि किसके रुचि के अनुसार, किसके रुचि के अनुसार शिक्षा देना, किसके रुचि के अनुसार, बच्चे के रुचि के अनुसार। ये कह रहा है रुचि के अनुसार शिक्षा देना है, टीचर के रुचि के अनुसार नहीं, बच्चे के रुचि के अनुसार हम उसे शिक्षा देंगे। बाल ऐसे ही कह रहे हैं, रुचि के अनुसार शिक्षा देना, यानी कि बच्चे को साथ में लेके चलेंगे। हो सकता है अपने हिसाब से नहीं पढ़ाएंगे, हम कोई प्लान लेके गए और हमने लेक्चर मारा और निकल आए, ये तो बड़े बच्चों के लिए। हमारे पास क्या है, हम ये चीज, हमें पेपर को सॉल्व करते समय आप ये चीज बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपके पास जो बच्चा है, आपके पास, आप जिस विभाग में या जिस संस्थान में आप अध्यापक बनने चाह रहे हैं, वो आप किस एज के तक के बच्चों को पढ़ाएंगे, यानी कि वो आपके पास जो बच्चा है वो किस एज का है, उस हिसाब से आपको सोचना है, उसी हिसाब से आपको आंसर देना है। तो ये चीज है, रुचि के अनुसार, बच्चे के रुचि के अनुसार हम पढ़ाएंगे, है ना। तो अगला पॉइंट देखते हैं, बच्चों के मानसिक स्तर के अनुसार अनुरूप पढ़ाना। यहाँ पर वही दूसरे रूप में दे दिया है। कभी कभी ऐसा ऑप्शन में कुछ जो इसमें पॉइंट होंगे, वो ऐसे पॉइंट होंगे जो आपको डायरेक्ट आंसर पर देखने के लिए मिलेंगे, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में देखने के लिए मिलेंगे, तो सीधा सीधा इन्हें बिना सोचे विचारे कि मतलब ये ऑप्शन सही होगा कि नहीं, वहां ये विचार नहीं करना, 100% ये आंसर सही होते हैं। तो बच्चों के मानसिक स्तर के अनुसार, मानसिक स्तर यही है कि जैसे कोई बच्चा है मंद बुद्धि है, तो जरूरी तो नहीं कि जैसा हमारा सृजनात्मक बालक, एक बार में हमने क्लास में कोई चीज बताई और वो बच्चा सीख गया, तो जरूरी नहीं कि हमारे क्लास के सारे बच्चे उस चीज को सीख गए हैं। आज जैसे कि हम लोगों को टारगेट मिला है, मैं अपने स्कूल की बात बताऊं, हमें लोगों को टारगेट मिला है निपुण बच्चे करने का। तो अब बताइए, मेरे क्लास में मैं डेली वही चीजें पढ़ाती हूँ, लेकिन उनमें से जैसे क्लास में अगर टोटल 30 बच्चा है, तो उसमें से अभी 15 बच्चा ही निपुण हो पाया है इतने दिनों में। क्यों? क्योंकि वो बच्चे, जब मैं चीजें सिखाती हूँ, वो बच्चे जल्दी सीख जाते हैं, और जो बच्चे हैं तो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल नहीं सीखे हैं, लेकिन सीख रहे हैं, लेकिन धीमे धीमे, है ना। तो बच्चे के, उनके रुचि के अनुसार, उनके मानसिक स्तर को देखते हुए हमें अपने पद्धति में विविध अधिगम शैली का प्रयोग करना है, गतिविधियों का, संसाधनों का प्रयोग करना है। तो कहने का मतलब उनके अनुरूप या उनको साथ लेके हमें चलना। तो ये ऑप्शन अगर कहीं आपको एग्जाम में दिख जाए तो ये ऑप्शन सही माना जाता है। आगे देखते हैं, अगला क्या है हमारा, अगला पॉइंट क्या है, हाँ, अगला पॉइंट देखिए, समूह चर्चा। आपके सामने है समूह चर्चा। समूह चर्चा क्या होता है, समूह चर्चा को समझते हैं। समूह चर्चा अगर कहीं दिख जाए तो हम इस ऑप्शन को मानते, मतलब सही मानते हैं। ये ऑप्शन हमारा 99% सही होता है। समूह चर्चा से थोड़ा बच्चे ज्यादा कनेक्ट होते हैं।
जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर बताऊं तो एग्जाम्पल देती हूँ, उदाहरण के साथ आप समझिएगा कि कभी कभी कोई बच्चा होता है जो टीचर से कोई भी अपनी बात करने में झिझकता है, तो आप बच्चों का समूह बना सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं, 5-5 का बना दीजिए, 10-10 का बना दीजिए। बच्चे एक दूसरे के साथ ज्यादा बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। यानी कि जो बच्चा ज्यादा अच्छे से सीख चुका है उनके साथ हम क्या करेंगे, उन बच्चों को ग्रुप में डिवाइड करेंगे जो बच्चे सीख चुके हैं, और जो नहीं सीख पाए हैं उनको अलग अलग ग्रुप में हम डिवाइड करेंगे। तो हर एक बच्चा अपने बच्चों के साथ, मतलब अपने एज के जो बच्चों के साथ समूह चर्चा करेगा, वो उनसे बेहतर तरीके से अपनी बात रख सकता है और बिना हिचक के, मतलब जो भी, मतलब उनके अंदर कोई झिझक नहीं होगी और वो बढ़िया तरीके से सीख पाएंगे। ये है समूह चर्चा। इसलिए समूह चर्चा पे हमें फोकस करना है कि ये ऑप्शन हमेशा सही माना जाता है। आगे देखिए, विषय को वास्तविक जीवन से जोड़ना। बच्चे के परिवेश से कोई चीज आपको सिखानी है। क्या सिखानी है? कोई भी ऑप्शन, ये ऑप्शन अगर दिख जाए तो बिल्कुल सही माना जाएगा, क्योंकि हमें क्या करना है, बच्चे के परिवेश से लेके चलना है, चीजों को सिखानी है। क्योंकि हमारे पास जो बच्चा है वो छोटा है अभी, है ना, उसका मानसिक जो विकास है वो इतना ज्यादा नहीं हुआ है, इसलिए हमें उसको विषय के वास्तविक जीवन से जोड़ के सिखाना है। चाहे कोई भी चीज हो, चाहे कोई पाठ हो या किसी टॉपिक के बारे में हम पढ़ा रहे हैं, चाहे कोई भी टॉपिक है, हमें टीएलएम भी बनाना है तो हमें उनके वास्तविक जीवन को जोड़ते हुए बनाना है कि अगर कोई भी चीज हमने बनाई है तो ये इन चीजों का प्रयोग कहीं ऐसा तो नहीं कोई, जैसे कि अगर गणित का एग्जाम्पल लूं मैं, तो गणित का एग्जाम्पल लूं तो उनके सामने क्या होती है, पेंसिल होती है, बॉक्स होते हैं। स्कूल में अगर मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में आपको ज्यादा चीजें उपलब्ध नहीं हो सकती हैं, स्कूल में जो चीजें उपलब्ध हो सकती हैं उनसे कर सकते हैं। माचिस की तिलियां हो गई, हम संसाधन पे या प्रयोग कर सकते हैं। वास्तविक जीवन में वो माचिस की तिलियों को देखते हैं। और हम कंकड़ हैं, जे कंकड़ों से खेलते हैं बच्चे, है ना, पत्तियां स्कूल में बहुत सारी होती है, पेड़ पौधे लगे होते हैं, उनके आसपास सीखते हैं। और पेन हो सकते हैं, उनके पास चौक हो सकती है। इन चीजों से जो उनके वास्तविक जीवन से जोड़ रहा हो, वो चीजों से हम उनको सिखा सकते हैं। बड़े बच्चों को क्या है, जैसे कोई अगर जियोग्राफी का टॉपिक है, कोई भी टॉपिक है, या आवास वगैरह हम पढ़ा रहे हैं, तो वो वैसे ही आवास उनके आसपास भी बने हुए हैं, तो उनको लेकर आप उनके वास्तविक जीवन से लेके हम उनको सिखा सकते हैं, वो अच्छा सीखेंगे। इसलिए ये ऑप्शन बहुत ही अच्छा ऑप्शन माना जाता है। अगर कहीं ऑप्शन में दिख जाए तो बिना सोचे विचारे ये ऑप्शन हमारा सही होता है। कोई भी मतलब इसमें डाउट नहीं होता कि ऑप्शन हमारा कहीं ऐसा तो नहीं कि हम दूसरा टिक करिए नहीं। तो अगर ये ऑप्शन में आपको दिख जाए तो बिना समय गंवाए आप इस ऑप्शन को टिक कर देंगे। अगला देखिए, सीखने के अवसर देना। किसको सीखने के अवसर है? खोज। खोज शब्द अगर आपको कहीं भी दिख जाए और फिर अगर किसी थिंकर्स का नाम पूछे तो वो थिंकर्स कौन होंगे? वो थिंकर्स होंगे हमारे पियाजे। कौन होंगे? पियाजे। इन्होंने जो शब्द प्रयोग किया है पियाजे ही हैं, जिन्होंने बताया है कि जो बच्चा होता है वो हमारा क्या होता है? नन्हा वैज्ञानिक होता है। जो बच्चा क्या होता है? हमारा नन्हा वैज्ञानिक होता है, यानी कि ये खोज करता है। कोई भी बच्चा है, अगर बच्चों के सामने आप बहुत सारी चीजें रख दो और टूटे फूटे, कभी ऐसा रख दो कि ऊपर नीचे छोटी बड़ी चीजें रख दो, तो वो लगाएगा, फिर तोड़ेगा, फिर जोड़ेगा, ऐसे करके सीखता है। और सीखने के अवसर देने चाहिए हमेशा बच्चों को। उन्हें खुद को करने दीजिए। आप बताइए कि कैसे करना है। एक बार नहीं बताएंगे, 2 बार बताएंगे, 3 बार बताएंगे, लेकिन उनको खुद से कराइए। खुद से जब वो करके सीखेंगे तो सीख जाएंगे, है ना। तो इसको किसने दिया है? शब्द का अगर कहीं प्रयोग आता है कि नन्हा वैज्ञानिक किसने कहा है, तो पियाजे ने कहा है। खोज शब्द का प्रयोग भी पियाजे ने ही किया है। और अगर ऐसा ऑप्शन कहीं दिखता है तो ये हमारा बिल्कुल सही आंसर माना जाता है। आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारा? सृजनात्मकता। क्या है? सृजनात्मकता से संबंधित प्रश्न, यानी कि लचीला। सृजनात्मकता से मतलब क्या है कि बच्चा क्रिएटिव होना चाहिए, है ना। जैसे कि अभी आपको मैंने बताया सृजनात्मक बालक क्या होता है? सृजनात्मक बालक का जो दिमाग होता है वो केंद्रित नहीं होता है ना, केंद्रित नहीं होता है। जैसे कि अगर कहूं तो इसमें सृजनात्मक में 2 प्रकार के चिंतन पाए जाते हैं। कितने प्रकार के चिंतन पाए जाते हैं? 2 प्रकार के। एक पाया जाता है अभिसारी, क्या? अभिसारी चिंतन, और दूसरा होता है अपसारी चिंतन। क्या होता है? अपसारी। इसमें 2 प्रकार के चिंतन होते हैं। इसको गिलफोर्ड ने दिया है। किसने दिया है? गिलफोर्ड ने बताया है इस चिंतन को। सृजनात्मक चिंतन का बारे में गिलफोर्ड ने बताया है कि इसके 2 प्रकार के चिंतन होते हैं। क्या होते हैं? 2 प्रकार के चिंतन होते हैं, अपसारी और अभिसारी। अभिसारी चिंतन क्या होता है? ये डिब्बा बंद भी कहते हैं और इसे क्लोज बॉक्स भी कहते हैं। अपसारी आउट ऑफ बॉक्स भी कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? मतलब
फैलाव एक तरह से कहूँ अगर देखा जाए तो जो अभिसारी चिंतन वाला हमारा जो बच्चा होगा वो क्या होगा कि एक तरफ पे केंद्रित होगा, है ना, ऐसे करके। यानी कि अगर कहूँ तो 2 और 2 4 होता है, लेकिन वो फिर वही प्लस करेगा, 2 और 2 4 होता है। लेकिन ये बच्चा ये कोशिश करेगा कि आखिर ये 4 आया है तो 2 और 2 4 हो सकता है, लेकिन किसी और तरीके से भी तो ये 4 आ सकता है। अगर मैं 3 में 1 प्लस कर दूं तो भी 4 आ जाएगा। ये रहा मेरा उदाहरण, है ना। तो उदाहरण पे तौर पे समझेंगे, जैसे अभी चाबी वाला मैंने आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था कि बच्चा क्या है, मतलब अगर देखा जाए सृजनात्मक बालक वो होता है जो इसमें 2 प्रकार के चिंतन होंगे। इसमें अभिसारी चिंतन वाला बच्चा क्या करेगा, केवल चाबी की तरफ दौड़ेगा कि बच्चे ताला की चाबी नहीं मिल रही तो उसे खोजा जाए वो कहाँ है। लेकिन अभिसारी चिंतन वाला बच्चा क्या कहेगा कि मैडम के बाल की पिन से भी तो खुल जाएगा ताला, है ना। अगर स्कूल के ताले की चाबी खो गई है तो मैडम के बाल की पिन से भी खुल जाएगा, और कुछ मटेरियल होगा उसके बॉक्स में तो उससे भी खुल सकता है ना। तो ये चीजें हैं, मतलब इसका दिमाग चारों तरफ दौड़ेगा, वो खोज करेगा कि क्या क्या चीजों से क्या क्या, कोई भी अगर जुगाड़ू किस्म का, अगर मैं कहूँ तो जुगाड़ू किस्म का बच्चा ये सृजनात्मक बालक होते हैं। सृजनात्मकता से संबंधित प्रश्न होते हैं, लचीला कह सकते हैं, और मौलिकता इसमें दिया है, अपसारी दिया है ना। तो सृजनात्मक बालक ये होते हैं। सृजनात्मकता को 2 तरीके से बांटा है, कभी अपसारी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी अपसारी से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये आपको बता दिया गया है ना। अगला पॉइंट देखते हैं, क्या है भागीदारी और अवसर। भागीदारी और अवसर यानी कि बच्चे की जो भागीदारी है वो क्लास में कितनी है ना। जितना बच्चा भाग लेगा क्लास में उतनी बेहतर तरीके से बच्चा सीखेगा, और यही सीखना और या बच्चे को हमें समझना, यही होती है हमारी शिक्षण, यही होता है हमारा शिक्षण, यही इसी को हम कहते हैं मतलब जो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं पैडागोगी कोई थ्योरी पढ़ा है। पैडागोगी की मैं आपको बता दूं कोई थ्योरी नहीं होती है, थ्योरी होती है, कहने का मतलब मेरे ये है कि आप जितनी थ्योरी को बढ़ाते हुए चले जाएंगे उतनी वो बढ़ती चली जाएगी। कितना पढ़ेंगे आप, है ना। तो हमें इतना समझना है कि हमें कैसे चीजों को समझना है, बच्चा जो है उसको कैसे समझना है, उसे ये देखना है कि बच्चा कैसे सीख सकता है, बच्चा कैसे सोच सकता है ना। छोटे बच्चे को वैसे सिखाना है। तो भागीदारी और अवसर से बच्चा बेहतर तरीके से सीख सकता है। अगर ये ऑप्शन आपको कहीं भी दिख जाए एग्जाम में तो ये हमारा 99% ऑप्शन सही माना जाता है ना। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, आगे चलते हैं, आगे क्या है, हाँ आगे चलते हैं। एक चीज का ध्यान रखिएगा कि सीटेट के एग्जाम में नहीं और हाँ से क्वेश्चन पूछते हैं तो वहां कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नहीं अगर पूछ रहा है तो निगेटिव वर्ड्स बताने हैं, और अगर हाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है तो पॉजिटिव वर्ड्स बताने हैं, है ना। तो यहाँ पर दिया है अगला पॉइंट हमारा जो है वो अधिगम इंद्रियों का प्रयोग। अधिगम इंद्रियों का प्रयोग से मतलब है कि ये अधिगम यानी कि जिनसे हम सीख रहे हैं। अधिगम मतलब सीखना। कहीं भी आपको पूरे आपको मनोविज्ञान में आपको अधिगम 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 करके पूरे पेपर में दिया होगा, तो जैसे ही अधिगम दिखे वहां पर माइंड में सेट कर लेना है कि सीखने से रिलेटेड ये चीजें बता रहा है ना। तो क्या है, सीखने इंद्रियों का प्रयोग, यानी कि सीखने में हम ज्यादातर अगर अपनी इंद्रियों का प्रयोग करेंगे तो बेहतर तरीके से बच्चा सीखता है। ये चीजें हैं इसमें कि इस अधिगम इंद्रियों का प्रयोग करना ज्यादा से ज्यादा बच्चे को। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन। अगला देखते हैं करके सीखना। करके सीखना जैसे कि अभी बताया कि बच्चे को ज्यादा से ज्यादा हो सके आप करके सीखने दीजिए, वो बेहतर तरीके से सीख पाएगा। इसलिए ऑप्शन अच्छा माना जा रहा है क्योंकि हम बालक को केंद्र में रखे हैं, है ना। बालक के अनुसार हमें शिक्षा दें तो बालक जितना बेहतर तरीके से सीखेगा वो ऑप्शन हमारा सही होगा। तो यानी कि बालक करके सीखना, इसका प्रयोग जो है, इस शब्द का प्रयोग किसने किया है, जॉन डेवी ने किया है। कभी कभी फैक्ट वाले भी क्वेश्चन आ जाते हैं, डायरेक्ट पूछ लेता है करके सीखने का जो प्रयोग है वो किसने किया है, तो जॉन डेवी ने किया है ना। बालक पहल करे, यहाँ देखिए ये हर चीज आपके जो सकारात्मक वर्ड्स होंगे या जो पॉजिटिव वर्ड्स हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं, बालक पे डिपेंड कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए बालक पहल करे, शिक्षक पहल नहीं करेगा। शिक्षक क्या है, शिक्षक पहल नहीं करेगा। यहाँ पर शिक्षक का कोई रोल नहीं। शिक्षक एक निर्देश देगा, सिखाएगा, वो अगर गलती कर रहा है तो उसका उपचार करेगा, कारण जानेगा, नहीं सीखने का कारण जानेगा। लेकिन यहाँ पर बालक कौन पहल करेगा, बालक पहल करेगा। तो बालक जहां पर पहल कर रहा है या बालक जहां एक्टिव है वो ऑप्शन हमारा सही होगा। संवेदनशील
संवेदनशील। तो मतलब कहने का कि संवेदनशील वर्ड का प्रयोग अगर कहीं आ जाए, आपको एग्जाम में देखने को लिए मिले, तो ये ऑप्शन हमेशा अच्छा माना जाता है। जिज्ञासु, बालक कैसा होना चाहिए हमारा? जिज्ञासु होना चाहिए। कक्षा हमारी कैसी होनी चाहिए? जिज्ञासु होनी चाहिए। यानी कि बालक के जब आप शिक्षण कार्य करें तो अपने क्लास को इस तरह से माहौल लेके आए कि बच्चा जिज्ञासा पैदा करे, आपसे सवाल करने का, आपसे प्रश्न करने का, जिससे उसके क्या है, इंद्रियों का विकास हो, उसकी संकल्पनाओं का विकास हो, उसके मानसिक स्तर का विकास हो, है ना। उसके में मतलब रट्टा मार उसकी प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, ना उसके अंदर कोई डर होना चाहिए, है ना। तो इसमें क्या है, बच्चा क्या होना चाहिए? जिज्ञासु होना चाहिए। और हमारी क्लास भी इससे क्या होता है, बहुत अच्छी मानी जाती है, जहां हर बच्चा जिज्ञासु हो और क्वेश्चन कर सके आपसे बिना किसी डर के। तो ये ऑप्शन हमारा बहुत अच्छा माना जाता है, सकारात्मक होता है। सीखना, सीखने पर जहां हम जोर देते हैं, यानी कि रटने पे नहीं हमें जोर देना है। किस पे जोर नहीं देना है? रटने पे जोर नहीं देना हमें। रटने पर जोर हमें नहीं देना है। इस पे ये गलत माना जाता है, रटंत विद्या हमारी गलत मानी जाती है। एनसीएफ के अनुसार क्या है? सीखना। बच्चा हमारा क्या है? सीखेगा, रटेगा नहीं। मतलब हर चीज को कॉन्सेप्ट उसका क्लियर होना चाहिए। आगे देखिए, सामाजिक एकता। सामाजिक एकता अगर कहीं आपको दिख जाए, सामाजिक एकता का मतलब है यहाँ पर कि छोटा बच्चा है, उसके लिए उसका स्कूल समाज है, हम अध्यापक उसके समाज है, और उसका परिवेश समाज की एकता होनी चाहिए। मतलब बच्चे में एकता का विकास होना चाहिए। सामाजिक एकता का अलग, चाहे वो क्लास को लेकर हो, स्कूल के लेकर हो, या आसपास के पड़ोस हो, विद्यालय हो, कहीं को लेके हो, तो सामाजिकता का विकास बच्चे के अंदर होना चाहिए। इसलिए ये ऑप्शन हमारा अच्छा माना जाता है। आगे देखते हैं अगला क्या है, अगला पॉइंट क्या है? लोकतांत्रिक शिक्षा होनी चाहिए। लोकतांत्रिक शिक्षा होनी चाहिए, इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा पॉजिटिव वर्ड्स में आता है। अगर कहीं भी आपको ऑप्शन में दिख जाए तो ये सही मानते हैं। और बिना समय गंवाए आप इस ऑप्शन को, अगर हाँ में क्वेश्चन पूछ रहा है तो बिना समय गंवाए आप इस ऑप्शन को टिक कर सकते हैं, है ना। तो प्रजातांत्रिक शिक्षा होनी चाहिए, ये भी हमारा सकारात्मक वर्ड्स है, इसे भी बिना समय गंवाए हम ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। आगे देखिए, करके सीखना, बच्चे को करके सीखने दीजिए, है ना। तो उसको रटाना नहीं है, आप करके मत बताइए, बच्चे को कहिए वो खुद से करके सीखे, वो ज्यादा बेहतर तरीके से सीख पाएगा। आगे देखते हैं, ऐसी शिक्षा पाएं जो अनुकूलतम हो। ऐसी शिक्षा पाएं जो अनुकूलतम हो। ऐसे वर्ड्स अगर आपको कहीं भी ऑप्शन में दिख जाए तो ये सकारात्मक होते हैं, और हमें बिना कुछ सोचे विचारे इनको ऑप्शन को टिक कर देना है ना। समायोजन शब्द हमारा बहुत सकारात्मक वर्ड है। अगर आपको देखना है कि बच्चे समायोजन करके हम बच्चों को सिखा रहे हैं, तो ये ऑप्शन हमारा सकारात्मक होता है। अवबोधन यानी कि समझ, किसी भी चीज की समझ होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई भी चीज हमने उनको पढ़ाई और उन्होंने क्या किया, डर के मारे कि कहीं ऐसा ना हो कि मैडम और सर हम मुझसे कोई चीज सुने, तो उसे बिना सोचे समझे उसने क्या किया, रट लिया, और एग्जाम में मतलब जो उसने रटा था वही एग्जाम में लिख दिया और अच्छे नंबर ले आए। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसे उस चीज की समझ होनी चाहिए, समझ के साथ विकास करें उनका। जैसे कोई पोयम है या कुछ भी है, तो अगर हम अगर मैं कोई पोयम ले लूं, तो मतलब उस पोयम के बारे में भी उनकी समझ होनी चाहिए। जो चीजें पोयम में आ रही हैं, मतलब उन चीजों की तो उनको समझ होनी चाहिए, है ना। कि तो इसे समझ के साथ अवबोधन शब्द, अगर आपको अवबोधन मतलब होता है समझ, अगर हम अवबोधन शब्द अगर आपको कहीं दिख रहा है तो ये हमेशा सकारात्मक वर्ड होता है, इसलिए इसको हम टिक कर देंगे। वास्तविक हमारा अगर कहीं आपको ऑप्शन में दिख जाए तो ये सही आंसर होता है। अगला आगे चलते हैं। अगला हमारा क्या कह रहा है, अगला पॉइंट है हमारा संकल्पनात्मक विकास, यानी कि संकल्पना का विकास, सोचने का, तार्किक सृजन बच्चा कितना कर रहा है। संज्ञान से उसकी संकल्पना हो गई, और ये कहूं तो संज्ञान, सोच कितना रहा है बच्चा, है ना, खोज कितनी कर रहा है, उसकी तर्क क्षमता का विकास कितना हो रहा है ना, तर्क क्षमता का विकास कितना हो रहा है, तर्क क्षमता का विकास करना है, इसलिए संकल्पना का विकास करना चाहिए। आपका जो शिक्षण कार्य होगा उसमें बच्चे की संकल्पना का विकास हो। या आपने देखा होगा क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि ये है मतलब
गीता नाम की अध्यापिका है, वो क्लास में गई, उसने ये सिखाया, इससे बच्चे के मानसिक विकास पर क्या फर्क पड़ेगा, उसमें बाकी ऑप्शन दे देगा। तो उसमें ऐसा एक ऑप्शन ये भी हो, संकल्पना का विकास हो रहा है बच्चे के, तो ये ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही माना जाता है। तर्क क्षमता का विकास अगर ऐसा कहीं लिखा हो, संज्ञान शब्द अगर कहीं दिख जाए आपको, तो ये ऑप्शन सही माना जाता है। आगे देखिए कल्पनाशीलता। कल्पनाशीलता यानी कि बच्चे के अंदर कितनी कल्पनाशीलता आ रही है। आपकी क्लास में बच्चा कितना कल्पनाशील है, क्या सोच सकता है, उसको मतलब इतना वो करिए, इतना अच्छी चीजें सिखाइए, इतनी अच्छी तरीके से कोई भी चीज समझाइए कि वो उसके अंदर कल्पनाशीलता यानी कि अब वो अपने इमेजिन करने लगे। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं, हम लोगों की ट्रेनिंग हुई थी, मैं एक चीज बताती हूँ, हम लोगों की ट्रेनिंग हुई थी, वहां हम लोगों को एक टास्क मिला था, ग्रुप डिवाइड किया गया था। मतलब हम अगर छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं तो हमारी जो ट्रेनिंग्स होती है वो इसी हिसाब से होती है कि हम वहाँ पर जो ट्रेनर्स होते हैं वो हमारे टीचर होते हैं, और जो हम जो ट्रेनिंग प्रशिक्षण ले रहे होते हैं वो क्या होते हैं, हम बच्चे होते हैं। तो इस हिसाब से उन्होंने हमसे सिखाया। तो उन्होंने हमारे ग्रुप डिवाइड कर दिया और उन्होंने कहा कि आपको कहानी सुनानी है, कहानी सुनानी है। तो कहने का मतलब कहानी हम कैसे सुनाएंगे। कुछ लोगों का जो ग्रुप था उन्होंने क्या किया कि गए और उन्होंने कहा एक राजा था और ऐसा ऐसा था, मतलब डायरेक्ट वो गए और कहानी को सुनाने लगे, है ना। तो जो अगर हम ऐसे टीचर अगर बनेंगे, हम गए, मैं अपनी क्लास में पहुंची और मैं बच्चों को बताने लगूं कि एक जंगल था, वहां एक शेर रहता था, तो आधे बच्चे तो सुनेंगे, ऐसा तो नहीं कि कोई बच्चा नहीं सुनेगा, उसमें से जो तेज बच्चे होंगे वो तो सुनेंगे आपकी बात को, लेकिन बाकी बच्चे आपकी बात को नहीं सुनेंगे, ना ही समझेंगे। कुछ बच्चे तो होंगे जो खेल रहे होंगे, कुछ बच्चे होंगे अपना वर्क कर रहे होंगे, है ना। लेकिन अगर एक देखा जाए तो हम प्रशिक्षण में जब गए, जब हमारी टीम गई, हमारा वो गया ग्रुप गया प्रशिक्षण में, तो हम लोगों ने क्या किया कि मुखौटा होता है ना, जैसे हमने जिस चीज पे हमें कहानी सुनानी थी उसका मुखौटा बनाया, जैसे शेर का मुखौटा बना लिया, और आप लोगों ने मेरी वीडियो में भी देखा होगा हाथी का मुखौटा बना लिया, और चूहे है, बिल्ली है, जिससे रिलेटेड आप, तो क्या होगा, एक बहुत बड़ा जंगल था, शेर था, हम वैसे ही चलने लगे, वैसे ही मुखौटा। तो बच्चा क्या है, बच्चा क्या कर रहा है, कहानी तो सुन रहा है, कहानी सुन रहा है, लेकिन वो संकल्पना में कहां चला गया, जंगल में चला गया। उसके सामने क्या दिख रहा है, अब शेर दिख रहा है। तो ऐसी संकल्पना आपको क्लास में, ऐसी संकल्पना का आपको अपनी क्लास में क्या करना है, विकास करना है ना। तो ये होते हैं हमारी ऐसे हम बच्चों की संकल्पना का विकास करें। मतलब बच्चा बैठा तो क्लास में है, लेकिन उसकी संकल्पना कहाँ पहुंच गई, वो कहाँ सोच रहा है कि मैं जंगल में हूं, वाकई में मेरे सामने शेर है ना। तो अब उसको कहानी कभी भूल सकती है क्या, कहानी कभी नहीं भूल सकती। अगर उसको अपने शब्दों में आप व्यक्त करने के लिए कहेंगे, वो बिल्कुल व्यक्त कर लेगा, भले टूटे फूटे शब्दों में करे, लेकिन उसको कहानी याद रहेगी, क्योंकि वो चीजें आपने देखी हैं। जो चीजें जैसे हम मूवी वगैरह देखते हैं, तो जो चीज देखते हैं वो हमें कभी नहीं भूलती, लेकिन कोई भी चीज हम अभी इतिहास में अगर बाबर का युद्ध दे दिया जाए तो आपको भूल जाएगा, लेकिन अगर वही युद्ध आपके सामने हुआ तो क्या आप उसको भूल पाते, नहीं भूल पाते ना। तो ऐसे ही संकल्पना का विकास हमें बच्चों के अंदर करना है। इसलिए ये हमारा वर्ड क्या होता है, पॉजिटिव माना जाता है। अगर ऐसी संकल्पना का विकास अगर बच्चे के अंदर हो रहा है तो ऑप्शन हमारा सही माना जाता है ना। तो आगे देखते हैं, अधिगम को संबंधित करना, यानी कि सीखने को संबंधित करना, या ऐसा ऑप्शन आपको दिख जाए, सीख रहा है जहां बच्चा, वो ऑप्शन हमारा सही होता है। आलोचनात्मक चिंतन, चिंतन करे बच्चा किसी भी चीज का, वो क्या होता है हमारा सकारात्मक माना जाता है। तो ये ऑप्शन हमारा बहुत ही अच्छा ऑप्शन माना जाता है। शिक्षक के गुण, शिक्षक के क्या क्या गुण हो सकते हैं, धैर्यवान, सुगमकर्ता, सुविधा प्रदाता। यहाँ एक और वर्ड आपको देखने के लिए मिलेगा, कहीं कहीं दिख जाता है ऑप्शन में, सुविधा प्रदाता। क्या, सुविधा प्रदाता, ऐसा वर्ड आपको देखने के लिए मिल जाए तो ये शिक्षक के गुण होते हैं। अगर वहाँ कहीं पूछ ले कि ऐसी ऐसी शिक्षा है तो शिक्षिका के अंदर कौन सा गुण है, तो धैर्यवान होना चाहिए, सुगमकर्ता होना चाहिए, सुविधा प्रदाता होना चाहिए। अगर आपने धैर्य वहाँ खो दिया, अगर धैर्यवान नहीं है छोटे बच्चों में, तो आपको जब आप छोटे बच्चों को पढ़ाने जाएंगे तो आपको बहुत ही धैर्य से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि वो बच्चे वैसे ही सीखते हैं, नहीं सीख पाएंगे वो बच्चे। अगर आप इरिटेट हो जाएंगे उनको सिखाते सिखाते, तो हमें बहुत ही धैर्य रखना पड़ता है वहाँ, क्योंकि उनको ना मार सकते
सकते हैं, ना पीट सकते हैं और ना ही डांट सकते हैं बच्चों को, है ना। तो अगर आपने मार पीट दिया तो वो अगले दिन स्कूल नहीं आएगा, तो उसे बहुत ही प्यार से गतिविधियों के खेल-खेल के माध्यम से सिखाएंगे तो बच्चे अच्छा सीखते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ दिया है हाँ, यहाँ दिया तो है सुविधा प्रदाता और परामर्शदाता, यानी कि बच्चे को वो परामर्श देता रहेगा। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है हमारा, स्पष्ट और बोधात्मक प्रश्न पर बल, यानी कि स्पष्ट और बोध मतलब यानी कि जो उनको ज्ञान है, जो उनको बोध है किसी चीज का, ऐसे प्रश्न होने चाहिए। ऐसा नहीं जिस चीज के बारे में उसे जानकारी ही नहीं है, हमने बच्चे के सामने वैसे प्रश्नों पर बल दे दिया तो बच्चा क्या बताएगा, बताइए, खड़ा करेंगे, चुपचाप बिना बोले खड़ा रहेगा। तो ऐसे अगर ऑप्शन में दिख जाए तो ये ऑप्शन सकारात्मक माने जाते हैं। वंशानुक्रम, यानी कि उसे प्रकृति के नाम से भी जाते हैं, वातावरण हमारा पोषण, ऐसा शब्द अगर कहीं दिख जाए और इन दोनों से संबंधित करके अगर दिख जाए कि दोनों का योग होता है या दोनों संबंधित होते हैं, तो बिल्कुल संबंधित होते हैं, तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा सही माना जाता है। आगे देखना, प्रश्न पूछना या सक्रियता लाना, यानी कक्षा में प्रश्न पूछ रहा है बच्चा या आपकी सक्रियता बच्चे के अंदर आ रही है, बच्चा एक्टिव आपकी क्लास में, तो ऐसे ऑप्शन अगर दिख जाए तो अच्छे ऑप्शन माने जाते हैं, इसलिए इनका सही होते हैं ज्यादातर। स्वयं भाषा प्रयोग के अवसर, बच्चे को स्वयं की भाषा प्रयोग करने के अवसर दीजिए, वो अपने आप से आपसे पूछे, आपसे बात करे बच्चा, है ना। तो ऐसे अगर ऑप्शन आपको दिख जाए तो ये ऑप्शन हमेशा सही माने जाते हैं। आगे देखते हैं, अर्थ ग्रहण करना, यानी कि बच्चा किसी भी चीज को सीख रहा है, ऐसा ना हो कि कोई कविता उसको सिखाई, उसने रट तो ली लेकिन वो उसका मतलब ही नहीं जानता, उसमें अगर बीच में कोई वर्ड आ रहा है तो उसका वो मतलब ही नहीं जान रहा है, वो उसको मतलब अगर वो कविता है तो वो उसके लिए केवल कविता ना हो कि मुझे इसे केवल रटना है, वो उस कविता को अपने निजी जीवन में जोड़ के सजीव चिंतन करे। कैसा करे, सजीव चिंतन करे, उसे क्या है, उसको अर्थ ग्रहण हो जाए। इसे ऑप्शन, ऐसे ऑप्शन अगर कहीं दिख जाए तो ये ज्यादातर सही ऑप्शन माने जाते हैं। अवधारणा कौशल को विकसित करना, बच्चे के अंदर कौन सी कौशल का विकास करना है, आपके अवधारणा कौशल का विकास करना है। अगर ऐसे ऑप्शन कहीं भी आपको पेपर में देखने के लिए मिलते हैं तो ये ज्यादातर 99% ऑप्शन सही होते हैं। ये तो रहे हैं आज के हमारे क्या है पॉजिटिव वर्ड्स, यानी कि सकारात्मक वर्ड्स हैं। आगे देखते हैं, आगे क्या है, अब पढ़ेंगे हम निगेटिव वर्ड्स। क्या है, निगेटिव वर्ड्स पढ़ेंगे। देखते हैं, अगर नहीं का क्वेश्चन आते हैं सीटेट में, नहीं से रिलेटेड, तो हम इन ऑप्शनों को हम टिक करेंगे। आगे देखते हैं, ये है पुरस्कार। अगर आपको कहीं दिख जाए, अगर पुरस्कार दिख जाए तो पुरस्कार अच्छा ऑप्शन नहीं माना जाता है। अच्छा ऑप्शन इसलिए नहीं माना जाता है, देखिए अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको समझाया जाए तो पुरस्कार शब्द का प्रयोग कहीं कहीं अच्छा होता है, लेकिन अगर आप बच्चे को हर बात पे पुरस्कार देने लगेंगे तो वो काम भी तभी करेगा, या उसे लगेगा कि जब मैडम पुरस्कार देंगे तब हम ये काम करेंगे, है ना। तो पुरस्कार कहीं कहीं ऑप्शन में सही माना जाता है, कहीं गलत माना जाता है। तो हम क्लास की सिचुएशन को देख के या प्रश्न की सिचुएशन को देख के हम देखेंगे कि पुरस्कार के शब्द का प्रयोग करना है या नहीं करना है। इसलिए हमारे पुरस्कार जैसे ऑप्शन को हमें हमेशा क्या करते हैं, अगर नहीं से क्वेश्चन आता है तो इसको हमें ज्यादा अच्छा नहीं मानते हैं, इसलिए हम इसका नकारात्मक वर्ड्स मानते हैं। दंड नहीं देना, आपको बच्चे को क्या करना है, दंड नहीं देना है आपको बच्चे को, क्योंकि अगर आपने बच्चे को दंड दे दिया तो अगले दिन स्कूल नहीं आएगा। क्या होगा, अगले दिन वो स्कूल नहीं आएगा, स्कूल नहीं आएगा तो आपकी जो अटेंडेंस होगी वो कम हो जाएगी, फिर आप पे कार्रवाई हो जाएगी, है ना। अभी तो यही चल रहा है, उपस्थिति पर बहुत जोर होता है, तो इसलिए बच्चे को आपको दंड नहीं देना, वो कुछ भी करे दंड नहीं देना है, ठीक है। प्रतियोगिता नहीं करानी है बच्चे पे। प्रतियोगिता अगर आपने कराई, प्रतियोगिता कराई तो बच्चा क्या है, रटने पर जोर देगा, एक दूसरे को होड़ करने की, एक दूसरे को पीछे करने की कोशिश वो लोग करते हैं। फिर क्या है, वो बच्चा रटने पर आ जाता है, उसे समझ से कोई मतलब नहीं है, क्रिएटिविटी से कोई मतलब नहीं होगा, ना संकल्पना का विकास हो। उसे तो ये करना है कि कल प्रतियोगिता है और मुझे अच्छे नंबर लाने हैं, है ना, तो मुझे पुरस्कार मिलेगा। यहाँ दोनों चीजें आ जाती हैं, तो इसलिए वो आगे की तरफ रटने की तरफ जोड़ देगा। इसलिए प्रतियोगिता को हम नहीं कराते हैं। हमारे लिए सारे बच्चे समान हैं, जो अच्छा कर रहा है उसकी तारीफ कर सकते हैं, गुड बॉय है, गुड गर्ल है, लेकिन हमें प्रतियोगिता नहीं करानी है ऐसी कोई। कक्षा में अलग ले जाके नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारी फिर समावेशी कक्षा नहीं रह गया। हमें कैसी कक्षा बनानी है, हमें कैसी कक्षा बनानी है, समावेशी कक्षा बनानी है। समावेशी का मतलब क्या होता है ये जान लेते हैं पहले। समावेशी कक्षा बनानी है हमें। समावेशी का मतलब होता है कि जब हम सारे बच्चों को किसी विभिन्न
एक कक्षा में जब हम विभिन्न पद्धतियों के माध्यम से विभिन्न विभिन्न प्रकार के बच्चों को शिक्षा देते हैं, वो होती है हमारी समावेशी शिक्षा। यानी कि हम एक ही कक्षा में बैठा के उसमें हमारे कई प्रकार के बालक बैठे हैं, सामान्य बैठे हैं, प्रतिभाशाली, जड़ बुद्धि, मंद बुद्धि, दिव्यांग भी बैठे हैं, लेकिन हमारी पद्धतियां क्या हैं, विभिन्न विभिन्न प्रकार की हमारे पास पद्धतियां हैं। मतलब जो आंख से दिव्यांग है या जो कान से दिव्यांग है उनको उस तरीके से सिखा रहे हैं, यानी कि जो आंख से है उसको ब्रेन लिख का प्रयोग कर रहे हैं, कान से है उनको साउंड का या मशीन द्वारा प्रयोग किया जा रहा है, और मतलब जो सृजनात्मक है उनको क्रिएटिविटी द्वारा प्रयोग किया जा रहा है, और जो प्रतिभाशाली है उनको अलग से वर्क दिया जाता है। तो इसलिए क्या है, कक्षा में अलग ले जाकर नहीं पढ़ाना, सबको एक साथ मिलकर पढ़ाना है, यही होती है हमारी समावेशी शिक्षा। केवल शब्द अगर आपको कहीं दिख जाए तो ये 100% गलत होता है, ऐसे ऑप्शनों को आपको टिक नहीं करना है ना। तो यही अगर ऑप्शन करके अधिगम का तरीका अगर दिख जाए कि यही अधिगम का तरीका है, तो ये हमेशा गलत माना जाता है, इसलिए हमेशा इसको गलत ऑप्शन होता है हमारा। आगे देखिए, पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। बच्चे को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता नहीं देना है, बच्चे के अनुसार हम काम करेंगे, लेकिन अगर आपको बच्चे को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता नहीं देखना है, आपको ये भी देखते रहना कि कहीं बच्चा ऐसा तो नहीं कि मैं जो चीज सिखा रहा हूँ उसका कहीं नकारात्मक प्रभाव बच्चे पर पड़ रहा है, इसलिए हमें उसको पूर्ण रूप से स्वतंत्रता नहीं देना है। बिल्कुल भी अगर कहीं शब्द में दिख जाए कि बिल्कुल भी यही होगा, तो ये ऑप्शन हमारा क्या होता है, गलत होता है। इसलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे क्या है हमारा, बिल्कुल भी अगर ऑप्शन में दिख जाए तो ये गलत माना जाता है, ये हमारा नकारात्मक वर्ड्स होता है, निगेटिव वर्ड्स माना जाता है, कम उचित होता है। दृढ़ता के साथ बच्चे नहीं प्रयोग करना है। आपकी शिक्षा क्या होती है, आपकी जो शिक्षा होती है बहुत दृढ़, आपको शिक्षक को क्या है, बहुत दृढ़ता के साथ नहीं पढ़ाना है, नहीं तो बच्चा डर जाएगा और आपसे सीखेगा नहीं। वो केवल डर के माध्यम से एक वैसे रोबोट की तरह काम करेगा कि आपने इतना काम किया है, दिया है, उसे रट लेना है, बस हो गया। तो ऐसी कक्षा आपकी नहीं होनी चाहिए, दृढ़ता नहीं होनी चाहिए आपकी कक्षा में, लचीलापन होना चाहिए आपकी क्लास में। ऐसे ऑप्शनों को हमें गलत ऑप्शन मानते हैं। आगे देखिए, व्याख्या करके पढ़ाना। क्या है व्याख्या करके पढ़ाना? व्याख्या करके पढ़ाने का मतलब है आप गतिविधियों के माध्यम से पढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर आपने केवल किसी भी चीज की व्याख्या करके पढ़ा रहे हैं तो छोटा बच्चा है वो नहीं समझेगा व्याख्या। कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 के बच्चे को आप किसी चैप्टर की व्याख्या कर रहे हैं, उसे क्या मतलब इन सब चीजों से व्याख्या करके पढ़ाना, है ना। तो अगर उनके जो चीज हम पढ़ा रहे हैं अगर हम उनके क्या है परिवेश से जोड़ के पढ़ाएंगे, वो अच्छा सीखेंगे व्याख्या करने के मतलब अनुरूप, वो उससे ज्यादा बेहतर तरीके से सीखेंगे। भाषण नहीं देना बच्चों के सामने। भाषण अगर बच्चों के सामने दे रहे हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि क्या आप आए और बोल के चले गए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए ऐसे ऑप्शन हमारे गलत होते हैं। लिखने पढ़ने वाला, लिखने पढ़ने से ज्यादा हमारा क्या है, क्रिएटिविटी पे जोर देना है। बच्चा को हमें क्या बनाना है, सृजनात्मक बनाना है, और ना कि उसे पढ़ने और लिखने वाला बनाना है कि केवल वो रात भर रटे और सुबह किताबी भाषा को छाप दे। उसे कॉन्सेप्ट अगर उसका क्लियर है तो वो अपने आप थ्योरी बना सकता है। जैसे कि अगर आप बड़े बच्चों की भी बात कहूं तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो थ्योरी अपने आप बन जाएगी। अगर आप जैसे कि आप लोग कहते हैं कि पेडागोगी पढ़ाइए, पेडागोगी का सिलेबस बताइए, तो पेडागोगी का सिलेबस वो बच्चे मानते हैं जिनको केवल रट्टा मार आता है। मतलब हमने जो सिलेबस पे हम किताबें बहुत सारी रखी हैं, उनसे हम लोग लिखा सकते हैं, लेकिन उससे क्या मतलब, उससे क्या मतलब, हमने वो चीजें रट ली लेकिन समझ में कुछ नहीं आया। पेडागोगी का मतलब होता है शिक्षण। शिक्षण मतलब जो बच्चे को हम जब सिखा रहे हैं, बच्चा कैसे सीखेगा, ये हमें समझना है। बच्चे को समझना आपकी पेडागोगी है। आप कितनी बेहतर तरीके से बच्चे को समझ सकते हैं और कितनी बेहतर तरीके से बेहतर ऑप्शनों के माध्यम से आप बच्चे को सिखा सकते हैं, यही है हमारी पेडागोगी, है ना। तो अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई तो बेहतर है। तो ऐसे ऑप्शनों को हम क्या करते हैं, गलत मानते हैं। शिक्षक पहल करेगा, नहीं, शिक्षक नहीं पहल करेगा। इसमें कौन पहल करेगा, बच्चा पहल करेगा। कौन पहल करेगा, बच्चा पहल करेगा, इसलिए शिक्षक पहल नहीं करेगा। आगे देखिए, याद करना यानी कि रटना। मैंने बताया कि ये ऑप्शन हमेशा गलत माना जाता है, रटना ऑप्शन नहीं होता। अगर आगे देखते हैं, आगे अगला ऑप्शन कौन सा है, मानदंडों का प्रयोग नहीं करेंगे। मानदंडों का प्रयोग नहीं करेंगे हम। आकलन या रेस आदि ऐसी चीजें नहीं करेंगे। आकलन या रेस आदि नहीं करेंगे, क्योंकि आकलन बच्चे का हमेशा होता रहता है, हमेशा होता रहता है। सतत आकलन बच्चे का हमेशा चलता रहता है टीचर के दिमाग पे। आकलन या मूल्यांकन अगर देखा जाए तो कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, सतत और व्यापक।
दो प्रकार के मूल्यांकन होते हैं। जब मूल्यांकन या आकलन वाले टॉपिक को क्लियर करेंगे तो आपको क्लियर कर दूंगी कि मूल्यांकन क्या होता है और सतत क्या होते हैं, व्यापक मूल्यांकन क्या होता है। ऐसे तो ये चीजें बताएं कि ये रेस नहीं है, एक साथ दौड़ेंगे रोबोट के हिसाब से सब रट्टा मारने की कोशिश करेंगे, नहीं, उन्हें हमें सिखाना है ना कि रटवाना है। तो ये रेस, ये ऑप्शन हमारे क्या माने जाते हैं, गलत मान जाते हैं। शिक्षक तुरंत सुधार करेगा, नहीं, शिक्षक तुरंत सुधार नहीं करेगा। जैसे बच्चे ने गलती की, आपने क्या किया, उसको सुधार कर दिया उस चीज पे, तो आपको नहीं सुधार करना है, आपको केवल बताना है कि बच्चे को कि आपने ये चीजें गलत की हैं और सुधार करने के लिए क्या करना है, हमें ये बताना है कि आप इसको कैसे सुधार सकते हैं। बच्चा स्वयं सुधार करेगा, है ना, बच्चा क्या है, स्वयं सुधार करेगा किसी चीज पे। तो आप मान के चलो, आपने प्लस करने को बच्चे को दे दिया, आपने प्लस करने को बच्चे को दे दिया, है ना, ऐसे करके उसने क्या किया, ये इस प्लस का निशान यहाँ लगा दिया। छोटे छोटे बच्चे ऐसा करते हैं किताब में, यहाँ लगा दिया, मान लीजिए प्लस का निशान यहाँ लगा दिया। आपने देखा कि ये तो ऐसा कर दिया, तो आपने क्या किया, ऐसे करके इसको इरेज किया, ऐसे इरेज किया और आपने क्या किया, यहाँ लगा दिया। नहीं, आपको नहीं लगाना है, बच्चे से ही कहना है आप इरेज करिए, बच्चे से ही करना है, आप इसको हटाइए और अब बताइए आप कहाँ लगेगा, वो बताएगा आपको यहाँ लगेगा, आपको बताना है नहीं वहां नहीं लगता, यहाँ प्लस का निशान लगता है। आप बच्चे से कहिए आप खुद लगाइए, है ना। तो ऐसे करना है आपको, इसलिए तो ये चीजें क्या होती हैं, सही मानी जाती है ना। तो तुरंत सुधार नहीं करेंगे, क्या होगा, तुरंत सुधार नहीं किया, शिक्षक तुरंत सुधार अगर करता है, करेगा, तो ये ऑप्शन क्या होता है, हमारा गलत माना जाता है। ऐसे ऑप्शन हमारे गलत हो जाते हैं। पहचान करना, किसी भी चीज की पहचान करना, ये हमारे कम उचित वर्ड्स होते हैं, इन ऑप्शनों को देख के हमें गलत मान दिया है। उचित चिन्हित करना, यानी कि बच्चे को चिन्हित नहीं करना है कि ये बहुत तेज मेरे क्लास में बच्चा है, ये कम तेज है, वो आपके दिमाग में तो होता है, लेकिन हम वहां पर उस बच्चे को चिन्हित नहीं करेंगे कि ये दिव्यांग है, ये सृजनात्मक है, ऐसे चिन्हित नहीं कर सकते बच्चे को। अगर ऐसा आप क्लास में बच्चे को चिन्हित कर रहे हैं तो ये चीजें गलत होती हैं, ये ऑप्शन हमारे निगेटिव माने जाते हैं। परिणाम के बारे में सोचना, परिणाम के बारे में हमें नहीं सोचना है, इसलिए ये ऑप्शन गलत माने जाते हैं। आगे देखते हैं, आगे क्या है ये, हाँ, तो ये तो हाँ, अंकों के बारे में नहीं सोचना, अंकों के बारे में कोई बात नहीं होगी। अगर अंकों के बारे में बात होगी तो वो चीजें गलत होती हैं, इसलिए ये नकारात्मक वर्ड्स के लिए ही ये ऑप्शन हमारे, अगर कहीं भी आपको ऑप्शन में दिख जाए तो इनको आप बिना सोचे विचारे इन ऑप्शनों को गलत कर दीजिए, ये ऑप्शन हमारे गलत होते हैं। मान का प्रयोग करना, ये भी गलत होगा। मानक है, मानक कोई डिसाइड नहीं करना चाहिए कि ये चीजें मानक के तौर पे अगर कोई ऑप्शन होती है, हमारे नकारात्मक वर्ड्स होते हैं, इन्हें हमेशा गलत मानते हैं। व्याकरण, नियम पर अगर काम करेंगे तो छोटा बच्चा है, पहले उसे नियम समझाएंगे, नहीं सीखेगा। हमें कैसा काम करना है, उदाहरण से लेके नियम की ओर चलना है, ना कि नियम से हमें उदाहरण की ओर चलना है। हमें बच्चे को पहले एग्जाम्पल दे के सिखाना, तब बच्चा अच्छा सीखेगा। पूर्ण रूप से अगर ऑप्शन में दिखता है तो पूर्ण रूप से ऑप्शन गलत होता है, यह ऑप्शन हमारा नकारात्मक होता है। अनुकरण करना या नकल करना, अनुकरण करके सीख रहा है, देख के सीख रहा है, ये चीजें तो कहीं कहीं सही मानी जाती हैं, कहीं कहीं समय, लेकिन नकल करने, यहाँ अनुकरण करने मतलब क्या है, नकल करके सीखना, ये ऑप्शन क्या होता है, हमारा गलत होता है। आगे देखें, एकीकृत उपागम अगर आपको कहीं भी दिख जाए तो ऐसे ऑप्शन हमारे क्या होते हैं, गलत होते हैं। अनुशासन का प्रयोग आपको नहीं करना है, अनुशासन नहीं होना चाहिए आपके क्लास में बहुत ज्यादा, नहीं तो क्या होता है, वहां बच्चा अच्छे से नहीं सीख पाता है, वो डरता है और आपसे अपने मन की संकल्पना या चिंतन जो कर रहा है बच्चा अपने दिमाग में, या जो सोच रहा है या नहीं सीख पा रहा है, वो आपसे दोबारा नहीं पूछेगा। तो ऐसे ऑप्शनों को हम क्या करते हैं, गलत मानते हैं। आनंद लेने के लिए ऐसे ऑप्शन अगर आपको कहीं दिख जाए तो ये भी गलत माने जाते हैं। तो इनको इन पॉइंट्स को आप लोग अपने दिमाग में रखिएगा, एक बार या तो पढ़ लीजिएगा, मैं तो ये नहीं कहूंगी कि इनको याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये याद करने वाली चीजें नहीं है, समझने वाली चीजें हैं, है ना। ये क्या है, वो याद करने वाली चीजें नहीं है, समझने वाली चीजें हैं। इसलिए लेकिन आप लोग बड़े हैं, एक बार दो बार आप रिवीजन करेंगे इन वर्ड्स का तो आपके दिमाग में हो जाएंगे, ये सेट हो जाएगा कि क्या वर्ड्स पॉजिटिव है क्या निगेटिव है। इसलिए तो इनको थोड़ा सा आप एक दो बार रिवीजन करेंगे या ऑटोमेटिक आपको एक दो प्रैक्टिस सेट आप करेंगे, इन ऑप्शनों को देख के आप करिएगा, देखिएगा, बताइएगा मुझे आपके प्रैक्टिस सेट में कितने आंसर सही हुए, और बहुत कम समय में आप CDP या मनोविज्ञान के क्वेश्चनों को सही कर पाएंगे।
वर्गीकृत नहीं करेंगे, वर्गीकृत नहीं करेंगे, मतलब वर्ग में डिवाइड नहीं करेंगे कि मतलब ये हमारा, इसकी आईक्यू लेवल इतना है, इसका इतना है, इसका इतना है, वर्ग में डिवाइड कर लिए, कम पढ़ा है, इसको कम समझ में आता है, उसको ज्यादा समझ, ऐसे वर्गीकृत नहीं करना बच्चों को, है ना। हतोत्साहित नहीं करना है कि अरे तुम तो कभी सीख ही नहीं पाओगे, एक बार सिखाया नहीं समझ में आया दोबारा सिखाएंगे, ऐसा नहीं बोलेंगे कि अरे तुम तो कभी सीख ही नहीं सकते इन चीजों को, है ना। तो हतोत्साहित नहीं करना, अगर हतोत्साहित किया तो अगले दिन से या तो आएगा नहीं या तो आपसे पूछेगा नहीं, है ना। या तो काम करके आपने कोई वर्क दिया, बाकी बच्चे दिखाएंगे, वो नहीं दिखाएगा, वो छुपा लेगा, या तो किसी की नकल करके देख लेगा। क्यों? क्योंकि वो हतोत्साहित हो रहा है, डर रहा है आपसे, वो किसी की नकल करेगा, सही करके दिखा देगा, लेकिन उसको समझ में कुछ नहीं आया। इसलिए ऐसे ऑप्शन अगर दिख जाए तो ये गलत होते हैं। प्रसन्नता या निंदा पर ऐसे ऑप्शन दिख जाए तो ये गलत माने जाते हैं। तकनीकी शब्दावली का परिभाषा का प्रयोग नहीं करना है, छोटा बच्चा है इसलिए तकनीकी शब्दावली को नहीं समझेगा, वो जितनी हो सके उसको करके सिखाइए। गतिविधि, मॉडल, सेट, एलएम है, चार्ट्स हैं, कहानी पोस्टर है, कहानी सामग्री है, और जितनी सजीव चिंतन उसको करा के आप उसकी संकल्पना का विकास कर सकते हैं उतना अच्छे से करेंगे तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से सीखेगा। आगे देखते हैं। तो ये लीजिए, ये खत्म हो गए आपके पॉजिटिव वर्ड्स और निगेटिव वर्ड्स। तो कैसी लगी है आपको क्लास, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, और आप लोग घर में मतलब प्रैक्टिस करके देखिएगा एक बार कि आपके कम समय में इन वर्ड्सों जो आप आज की क्लास में हमने किए, जो वर्ड किए, उनको करने के बाद आप कितने बेहतर तरीके से कम समय में अपने पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपके पेपर करने की जो टाइम लेवल है वो कम पड़ जाएगा, और एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी आपको आ रहा है, किसी की थ्योरी भी आपने नहीं पढ़ रखी, तो आप भी उस ऑप्शन को अच्छे से कर सकते हैं और सही कर सकते हैं, है ना। तो उसमें क्या होगा, एग्जाम प्रेशर भी बहुत ज्यादा आप पर नहीं पड़ेगा। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा क्लास आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में।